तीसरी बहुत महत्वपूर्ण जो जरूरत हर इंसान की, वो मकान होती, रोटी और कपड़ा के बाद। रोहिणी उस समय एक जंगल जैसा था, तो यहाँ पर खेती हुआ करती थी, तो लोगों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कभी डेवलप होगा या कोई भी समाज बहुत आगे बढ़ सकता है। कोऑपरेटिव एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोगों को जोड़कर आप किसी भी उनकी इच्छा की आप पूर्ति कर सकते हैं। लैंड भूमाफियों को देना शुरू कर दिया है, जो बहुत ही महंगे रेट पर मकान देकर लोगों की जेब खाली कर देते हैं। उसके बाद लिटिगेशन होता है। तो मैं समझता हूँ उन केसों से अगर वास्तव में निजात पानी है तो कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा दिया जाए। क्या एम्स जैसा कोई एक अस्पताल रोहिणी और रोहिणी के आसपास होना चाहिए, जिसकी बड़ी भारी समय से मांग रही? बजट सेशन था, उसमें हमारे रेखा गुप्ता जी इस समय मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि दिल्ली के अंदर 2 एम्स टाइप के केंद्र सरकार से नियंत्रित अस्पताल खोले जाएंगे और सफाई व्यवस्था भी कहीं न कहीं दुरुस्त होना। क्या इस ओर सिस्टम से जुड़े हुए लोगों को कदम बढ़ाना नहीं चाहिए? दिल्ली देखा जाए जहां पर हमारी केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, लेकिन दिल्ली के अगर गलियों में जाए तो वास्तव में गंदगी आज भी उतनी है जितनी आज से 10 या 15 साल पहले थी। सिर्फ एक दूसरे को दोषारोपण करके उस समस्या को एज इट इज रखना, मैं समझता समझदारी नहीं, वो एक बहाना है। रजापुर गांव के सराउंडिंग से कोई भी फुटपाथ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इंक्रोचमेंट न हो। नमस्कार, मैं हूं गणेश यादव। आप देख रहे लोकतंत्र की बुनियाद। मैं अपने एपिसोड के तहत अपने अपने कार्यक्षेत्र के सिद्धस्त महानुभावों से मिलता हूं और उनके कार्यक्षेत्र, उनकी कार्यशैली और भविष्य की योजनाओं को लेकर के अपने शो में बारीकी से चर्चा करता हूं। आज ऐसे ही महानुभाव जिनके समक्ष में मौजूद हूं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप रोहिणी फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के महासचिव हैं, आप रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी कोई सानी नहीं है। ऐसे ही महानुभाव डॉक्टर एस.एल. सागर साहब आज मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र के बुनियाद। डॉक्टर साहब, अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मैं एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक गांव कन्हौया कुपर से 1973 में दिल्ली आया था। उससे पहले मैं पीसीएस में भी रहा, तो 73 में पीसीएस में 5 नंबर से रह गया था। उसके बाद मेरे 2 अपॉइंटमेंट वहाँ हो गए थे पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद के थ्रू, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। आई प्रीफर्ड ज्वाइन बैंक। तो 74 मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मेरी वाइफ भी दिल्ली में टीचर थी, प्रिंसिपल रिटायर्ड हुई 2010 में। तो मैं क्योंकि फैमिली से अलग नहीं रह सकता था, ट्रांसफरेबल जॉब था बैंक, इसलिए मैंने प्रीफर किया क्योंकि आगे प्रमोशन लेके दिल्ली में रहा जाए। तो मैंने मैक्सिमम टाइम दिल्ली या दिल्ली के नज़दीक बिताया। इसी दौरान मैं कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ा। 79 में मैंने पहली ओवरसीज़ यंग फ्रेंड्स सोसाइटी बनाई थी। क्यों, मैं जब दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बड़े बड़े मकानों में लोग रहते हैं, मकान कैसे और कहाँ से मिलते हैं। तो मुझे पता लगा है कि भाई ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जहाँ से प्लॉट अलाट किए जाते हैं और प्लॉट अलाट करने के बाद लोग अपनी चॉइस से वहाँ पर मकान बनाते हैं। तो मेरी एक जिज्ञासा थी कि मेरा अपना मकान हो और मेरे साथियों को मकान मिले, क्योंकि मैं समझता तीसरी बहुत महत्वपूर्ण जो ज़रूरत हर इंसान की, वो मकान होती, रोटी और कपड़ा के बाद। तो 79 में फर्स्ट टाइम कोऑपरेटिव के तहत दिल्ली सरकार ने रजिस्ट्रेशन सोसाइटी से शुरू किया, जिसके तहत मैंने ओवरसीज एंड फ्रेंड कोऑपरेटिव ग्रुप हाउस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया। और उसी दौरान 80 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग के कुछ प्लाट्स निकाले, जिनमें एक रोहिणी भी थी। तो मेरे लोगों ने प्रीफर किया कि रोहिणी में प्लाट लिया। तो रोहिणी उस समय एक जंगल जैसा था, तो यहाँ पर खेती हुआ करती थी, तो लोगों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कब ये डेवलप होगा और कब यहाँ सुविधाएं मिलें। मैं उस वक्त मोती बाग गवर्नमेंट फ्लैट में रहता था। आने जाने के लिए जब 80 लैंड अलाट हुई तो शायद आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी, बस से आना जाना होता था, गाड़ियाँ भी नहीं थी। तो फिर भी मेरी एक जिज्ञासा थी, भाई इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरा किया जाए। मैंने मेंबर्स बना के 120 मेंबर की सोसाइटी बनाई। बड़ा संघर्ष के बाद 92 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जहां आज 120 फैमिली बहुत ही शांति और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद
मेरा इंटरेस्ट और जागा। उसके बाद मैंने गुड़गांव, आपका नोएडा एवं फरीदाबाद में भी ग्रुप हाउसिंग के कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए और सक्सेसफुली उनको कंप्लीट किया, जहां आज 1000 से ज़्यादा फैमिली अपने अपने मकानों में रह रहे हैं। मुझे इस बात का फ़क्र है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट, जिसके बारे में इस वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की थी 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 में, और कोऑपरेटिव को इतना महत्व दिया है कि कोऑपरेटिव से कोई भी देश या कोई भी समाज बहुत आगे बढ़ सकता है। कोऑपरेटिव एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोगों को जोड़कर आप किसी भी उनकी इच्छा की आप पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मतलब 2003 के बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। कोऑपरेटिव के तहत ज़मीन देना बंद कर दिया। हरियाणा ने भी यही किया। दिल्ली ने भी शायद 93 के बाद कोऑपरेटिव को लैंड देना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो ये बड़ा विडंबना है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आज और हमारे देश के सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, जब वो कोऑपरेटिव को इतना महत्व दे रहे हैं, तो मैं समझता, क्योंकि फूड एंड क्लॉथिंग के बाद तीसरी बेसिक नीड हर इंसान की मकान, तो मकान को कोऑपरेटिव के तहत मेरा ख्याल देना ज़्यादा आसान होता है। कोऑपरेटिव में क्या है, जैसे किसी सोसाइटी सपोज 60 मेंबर हैं या 100 मेंबर हैं, तो उनसे पैसा लेकर उन्हीं के लिए मकान बनाया जाता है, जबकि उन्होंने ज़्यादातर लैंड भूमाफियों को देना शुरू कर दिया है, जो बहुत ही महंगे रेट पर मकान देकर लोगों की जेब खाली कर देते हैं। उसके बाद लिटिगेशन होता है। उसके बाद सरकार ने एक रेरा के अंतर्गत सभी सोसाइटियों का, सभी बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू किया, जिसके तहत बहुत सारे केस 420, 468, 469 के अंतर्गत चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उन केसों से अगर वास्तव में निजात पानी है तो कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा दिया जाए, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2025 को कोऑपरेटिव ईयर, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर डिक्लेयर किया है, और उसके तहत यहाँ पर कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस दिल्ली में मंडपम हाउस में की थी। तो मैं समझता हूँ उस चीज़ को प्रमोट किया जाए। हमारे अमित शाह जी जो बहुत ही चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, उनको भी इस बारे में चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करने के बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा देके जिन सोसाइटियों को रजिस्ट्रेशन किया गया था 83 में, 600 से ज़्यादा सोसाइटी जिनको आज तक ज़मीन नहीं मिली है, उनको ज़मीन देके कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा देकर लोगों के मकान की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने में मदद करें, तो बहुत ही बड़ा संदेश विश्व को भी जाएगा, देश को भी जाएगा, लोगों को राहत भी मिलेगी। डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को लेकर के, कि अगर सरकार इस तरह की सुविधाओं को सुगम तरीके से कर दे तो काफी लोगों का आशियाना बन सकता है। डॉक्टर साहब, रोहिणी एक, जैसा आपने बताया कि जंगल हुआ करता था और आज रोहिणी विकसित दिल्ली के शुमार क्षेत्रों में रोहिणी गिने चुने जगह पे आता है। रोहिणी में जो बेसिक नीड है, एक अच्छे अस्पताल का न होना, आपका फेडरेशन इस संदर्भ में प्रयासरत भी रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या एम्स जैसा कोई एक अस्पताल रोहिणी और रोहिणी के आसपास होना चाहिए, जिसकी बड़ी भारी समय से मांग रही? इस मांग को जब 2020 में एक्चुअली कोरोना काल आया था, उस वक्त मैंने इस मुद्दे को उठाया। उस समय हर्षवर्धन जी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको भी एक हमने ज्ञापन दिया था। उसके बाद सांसद जी थे हंसराज हंस जी, उनको भी दिया था, और उस मुद्दे को ऋतु गोयल ने भी बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड किया था, जो हमारी निगम पार्षद थी वार्ड बाउन की। लेकिन बाकी हमारे नेताओं ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया, जिसकी वजह से वो काम अधूरा आज भी। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, तो इनका जो बजट सेशन था उसमें हमारे रेखा गुप्ता जी इस समय मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि दिल्ली के अंदर 2 एम्स टाइप के केंद्र सरकार से नियंत्रित अस्पताल खोले जाएंगे। मेरा ख्याल रोहिणी प्रायोरिटी होना चाहिए, कि रोहिणी की मेरा ख्याल उस समय जनसंख्या वो करीब 86 लाख है, और समझते जब एम्स एक ही जैसा यहाँ पर संस्थान है, तो शायद जब एम्स बना होगा उस समय पॉपुलेशन पूरे भारत की बहुत कम थी। आज की पॉपुलेशन शायद उतनी है जितनी दिल्ली की रोहिणी की है। तो मैं सर रोहिणी में एम्स की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि सारी सुविधाएं वहाँ पर हों और सब लोग वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले सकें। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल है, क्यों 2020 में जब मुद्दा उठाया था उनका कहना था यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल है। अंबेडकर हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है, जहाँ आज भी किडनी और लिवर से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई भी सुविधाएं नहीं है। अगर कोई हार्ट पेशेंट होता है या लिवर का होता है, किडनी का होता है, तो उसको सफदरजंग हॉस्पिटल या आप राम मनोलोई हॉस्पिटल भेजते हैं, जो कि वहाँ पर 6-6 महीने की वेटिंग होती है। तो मैं समझता स्वास्थ्य और शिक्षा 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसके ऊपर सरकार को चिंतन ही नहीं बल्कि प्रायोरिटी के ऊपर काम करके और यहाँ पर एक अस्पताल सबसे पहले खोलना चाहिए। रेखा गुप्ता जी ने हालांकि
इसका वायदा किया है, कब खुलेगा ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं अपने विजेंद्र गुप्ता जो हमारे इस समय विधानसभा अध्यक्ष हैं, रोहिणी से विधायक हैं और बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इसको प्रायोरिटी पर ले और एक एम्स टाइप अस्पताल रोहिणी में अवश्य खोले ताकि उनका नाम और रोशन। सर, रोहिणी बहुत खूबसूरत है, सुविधाओं का अंबार है, तो समस्याओं की भी कमी नहीं है। रोहिणी में जितनी खूबसूरती है उतने नरकीय जीवन भी है कहीं न कहीं। जिस प्रकार से पटरियों पे अवैध कब्जे, आवारा पशुओं का आवागमन, आवारा कुत्ते और सफाई व्यवस्था भी कहीं न कहीं दुरुस्त होना, क्या इस ओर सिस्टम से जुड़े हुए लोगों को कदम बढ़ाना नहीं चाहिए? देखिए, ये अहम मुद्दा है। जब हमारे प्रधानमंत्री 2014 बरेन का पहले स्वच्छ भारत का सपना था, लेकिन मैं उसके बाद अभी दुबई भी गया था, उसके बाद मैं अपना तिरुपति बालाजी टेम्पल भी गया था, तो मैं समझता हूँ उन जगह पर जितनी सफाई है, और जबकि दिल्ली देखा जाए जहाँ पर हमारी केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, लेकिन दिल्ली के अगर गलियों में जाए तो वास्तव में गंदगी आज भी उतनी है जितनी आज से 10 या 15 साल पहले थी। उस पर सरकारें योजनाएं बनाती हैं, लेकिन उन पर कार्यान्वयन क्यों नहीं हो पाता है? मेरा मानना है क्योंकि मेरी जब भी डिप्टी कमिश्नर एमसीडी से क्वार्टरली मीटिंग्स हुआ करती थी, दिल्ली पुलिस के साथ हुआ करती थी, हर मीटिंग में इसी मुद्दे को उठाता था कि दिल्ली सरकार या एमसीडी और पुलिस मिलकर इस समस्या का अगर समाधान खोजे तो संभव है। सिर्फ एक दूसरे को दोषारोपण करके उस समस्या को एज इट इज रखना, मैं समझता समझदारी नहीं, वो एक बहाना है। मेरा मानना है कि कोई भी काम अगर सरकार चाहे तो असंभव नहीं है। क्यों सरकार ने, जैसे हमारे डॉक्टर शोभा विजेंदर ने जितने खत्ते थे जहाँ कूड़ादान घर बना रखे थे उन पर लाइब्रेरी खोली, इसी प्रकार आज भी उनके कूड़े के निपटान की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं जहां उस कूड़े का निष्पादन किया जा सके। कूड़ा आज भी सड़कों के किनारे फुटपाथ पर पड़ा रहता है और सरकारें हमारी चिंता तो करती हैं, योजनाएं भी बनाती हैं, जैसा कि प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए हमारे एलजी का सपना था 3 साल पहले, कुछ दिन वो चला, उसके बंद। उसके बाद मैंने हर मीटिंग में, जब डीसी की मीटिंग में मुद्दा उठता तो मैं कहता था भाई जहाँ ये प्लास्टिक की थैलियां बनती हैं उनको आप फैक्ट्रियों क्यों नहीं सील कर देते? जब तक किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग होगी मार्केट में अवश्य आएगी, चाहे चोरी से आए, ओपनली आए, और वो खत्म नहीं होगी, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दी गया। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जो योजनाएं बनाते हैं उसको किस तरह से लागू किया जाए, उस पर भी सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, उनको भी कभी कभी राउंड लेना चाहिए। वो सिर्फ अपने दफ्तर तक ही सीमित रहते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले उनके सब इंस्पेक्टर्स हैं वो उतना तवज्जो नहीं दे पाते, और जिसकी वजह से आज भी फुटपाथ, मैं समझता अभी रेखा गुप्ता जी ने शायद रिसेंटली इसके ऊपर अभियान चलाया हुआ है, तो मेरा उनसे यही निवेदन होगा कि सिर्फ अभियान पेपर्स बनाने से कुछ नहीं, आप फील्ड में आइए, उन कर्मठ कर्मचारियों को भेजिए, अधिकारियों को भेजिए जिनकी वास्तव में दिल्ली को स्वच्छ बनाने का सपना हो और उनकी लगन हो, इच्छा शक्ति हो। अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो मैं समझता कोई भी काम असंभव नहीं है। हमारी सोसाइटी के बाहर इतना इंक्रोचमेंट है, रोड के ऊपर, फुटपाथ ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है लेकिन फुटपाथ के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट है, लेकिन यहाँ शायद रोहिणी में रजापुर गांव के सराउंडिंग से कोई भी फुटपाथ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इंक्रोचमेंट न हो। यहाँ रेडी पटरी वाले, सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले या बिल्डिंग मटेरियल वाले जगह जगह अपना डाल लेते हैं रोडी पटरी और बालू के ढेर, जो कि बहुत ही देखा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, जो भी चाहे चुने हुए हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हों या सरकारी कर्मचारी हो या अधिकारी हो, वो भी इस पर अपना ध्यान दें, तो मैं समझता हूँ इससे भी निजात मिल सकती है। क्योंकि स्वास्थ्य देखा जाए बहुत जरूरी है, और स्वास्थ्य तभी ठीक हो सकता है जबकि गंदगी से हमें निजात मिले। गंदगी के जगह जगह कूड़े, मैंने देखा, अगर आपने देखा ये शालीमार के बाग जो नाला है नहर, उसके अंदर देखिए जाकर तो प्लास्टिक की शायद इतनी थैलियां पड़ी हुई है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। क्या सरकार चाहे तो साफ नहीं हो सकता है? अगर ये सब प्रतिज्ञा करते हैं या अपना संकल्प लेते हैं और उसके बाद संकल्प लेने के बाद उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। मैं देखता अगर पुलिस थाने जाओ तो वो कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं। अभी रिस्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस में गया, जब से रविंदर सिंह जी मंत्री बने 2-3 बार कोऑपरेटिव रिस्टार कोऑपरेटिव ऑफिस के भाग स्टाफ की कमी है। तो सरकार को जहां वास्तव में स्टाफ की जरूरत है और काम पेंडिंग है वहां स्टाफ बढ़ाना चाहिए, चाहे थाना हो, चाहे कोई पब्लिक
सर्विस का ऑफिस हो, तो शायद समस्याओं से निजात मिलेगी। जहाँ स्टाफ की जरूरत है वहाँ स्टाफ ना देना, मैं समझता पब्लिक के साथ एक धोखा है और पब्लिक को गुमराह करने वाली प्रवृत्ति है, जिससे हटकर हमारे देश के चुने हुए, देखा जाए चाहे पार्षद हो, विधायक हो या सांसद, उनको काम करना चाहिए। तो समस्याएं कोई ऐसी नहीं जिस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मैं मानता हूँ समस्याएं अनंत हैं, समाधान सीमित हैं, लेकिन इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि या सरकार के जो हमारे पब्लिक सर्वेंट जिनको कहते हैं, वो अगर काम अपनी ईमानदारी से करें, कर्मठता से करें, तो शायद इससे हमें बहुत जल्दी निजात मिलेगी। एक चीज मैं और देखता हूँ, क्योंकि कोई भी अधिकारी यहाँ आके, जैसे मैंने देखा एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर 3 या 4 महीने से ज्यादा नहीं टिकते हैं। तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर पॉलिसी भी एक देखा जाए ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से जो भी अधिकारी जब वहाँ की डेमोग्राफी को समझता है, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, चाहे सिविल अथॉरिटी का अधिकारी हो, तब तक उसका ट्रांसफर हो जाता है। मतलब ट्रांसफर की जो छुरी है उसकी गर्दन पर हमेशा लटकती रही, जिससे भी मैं समझता पब्लिक के काम नहीं होते। अल्टीमेटली सफर कोई नहीं करता, सफर आम जनता करती है। तो उसके बारे में सरकार को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने के बाद उसके अंदर अगर जरूरत है तो बहुत ही लिबरल पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जिससे वास्तव में देश की जनता का भला हो सके, जिसकी उसे जरूरत है वो जरूरतें पूरी हो सके। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर इच्छा शक्ति हो तो हर चीज संभव है। आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से और मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। गांव में अक्सर चर्चा हुआ करती थी कि दिल्ली तो बहुत ही सुंदर और स्वच्छ शहर है। ये ऐसी दिल्ली जहां दिल्ली वासियों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक पेयजल की बात है, दिल्ली की जिस तरह पॉपुलेशन है कि वो अभी जमुना जी से पानी आता है, इनके जितने भी वाटर प्लांट्स है उनसे मैं समझता द्वारका में अभी पूरी तरह से बहुत बड़ी कॉलोनी है, वहाँ अभी भी पूरी द्वारका को दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं पहुँच पाया। वहाँ ग्राउंड वाटर है या लोग टैंकों से पानी मंगाते हैं। तो उसके बारे में सरकार को कारगर योजना बनाना चाहिए और कोई न कोई समाधान करना चाहिए। जैसे नोएडा में भी पानी ग्राउंड वाटर मिलता था, उसके बाद इन्होंने गंगा जी से कुछ सेक्टर्स में पानी अभी लेना शुरू किया। गंगा जी का पानी शुद्ध है। तो मैं समझ इस तरह की भी, जैसे यहाँ पर कुछ नहरें हैं, अगर उनका किसी तरह से कनेक्शन दिल्ली को दे जाए, वास्तव में गंगा रिवर से आती हैं, तो मैं समझता दिल्ली में पानी की समस्या का भी समाधान हो सकता है। पानी का वेस्टेज है, क्यों पानी के ऊपर जो राजनीति चलती है कि एक राज्य दूसरे राज्य को पानी नहीं देगा, इसके ऊपर भी राजनीति खत्म होना चाहिए। क्यों पानी जो नेचुरल रिसोर्सेज आता है, मुझे पता है जिस समय हमारी सुषमा स्वराज जी थी, केंद्र में मंत्री थी, उन्होंने एक ताल कटोरा में कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, दिल्ली के जितने RW थे सबको इनवाइट किया था, मैं भी उसमें था। तो उन्होंने कहा जो चीज़ हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है, और नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी, चाहे झरने का पानी हो, नदी का पानी हो या नहर का पानी हो, वो नेचुरल रिसोर्स से आता है। उसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए। पानी पर सभी का अधिकार होना चाहिए। उसके बारे में सरकार को कोई पॉलिसी बनाना चाहिए, ताकि जहाँ पानी की जरूरत है वहाँ पानी बगैर किसी राजनीति के पहुंचे, और जिन लोगों को पानी पीने का शुद्ध नहीं मिल रहा उनको शुद्ध पानी मिले। क्यों पानी ही जीवन है, और पानी नहीं है तो मैं समझता जीवन ही नहीं रहेगा। तो उसके बारे में राजनीति को खत्म करके ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए कि उस पर सभी का समान अधिकार है, और सभी उसको समान रूप से इस्तेमाल करके अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने बच्चों के जीवन सुरक्षित रख सकते हैं और बीमारियों से निजात पा सकते हैं। सर बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी सोसाइटी को जीरो गार्बेज यानी कूड़ा मुक्त का अवार्ड भी मिला हुआ, और साथ ही और भी कई सोसाइटी आप लोगों के प्रयास से, फेडरेशन के प्रयास से और निगम के प्रयास से, और साथ में कुछ सहयोगी संस्थाएं हैं जिनके प्रयास से कूड़ा मुक्त हो पाया। ये कैसे संभव हुआ, और क्या बाकी जो सोसाइटियां हैं उनको भी, और सोसाइटी के अलावा जो पॉकेट है, जो भी इलाके हैं, सबको कूड़ा मुक्त होना चाहिए, उसके लिए क्या करना? देखिए, मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरी हर क्वार्टरली मीटिंग्स डिप्टी कमिश्नर MCD के साथ होती थी इस मुद्दे के ऊपर, और उसके बाद बहुत सारे NGO भी जुड़े हुए थे। उसमें लोगों ने इसके महत्व को समझा कि हमारे घर को अगर हम चाहें कि MCD के कर्मचारी, हमारा जो भी गार्बेज कलेक्टर है वही साफ करेगा, तो शायद ये संभव नहीं। हम अपने घर को अगर खुद महसूस करें कि घर मेरा है, उसको स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखना मेरी खुद की जिम्मेदारी है, तो ये संभव हो सकता है। लेकिन हमारे लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि अगर एक चाय का कप भी उठा के अपनी टेबल से किचन तक नहीं रखते हैं,
जिसकी वजह से गंदगी फैल रही है, उससे निजात मिलना असंभव सा हो रहा है। तो मैं समझता है क्यों मैंने खुद अपने घर पर 4 बकेट रखी थी सेल्फ होम कंपोस्टिंग की, और आज भी किचन का जितना भी कूड़ा होता है मिनटों से, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, सब्जियों के, उनको मैं खुद उन बकेट्स के डालकर होम कंपोस्ट तैयार करता है, जिनको मैं अपने गमलों में या पार्क में लगाता हूँ। और जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर अवार्ड भी एलजी साहब ने दिया था। मेरे साथ स्वास्तिक भी सोसाइटी थी दिल्ली की, करीब 58 एनजीओ को फर्स्ट टाइम दिया, तो उसमें से हमारी सोसाइटी एक थी। तो मैं बाकी फेडरेशन के थ्रू भी मैंने मैसेज सभी सोसाइटी के जो पदाधिकारी थे उनको दिया था कि इनको अपने जीवन का एक अंग बना लो और खुद उस पर मेहनत करो, तो संभव हो सकता है। कि हम हर चीज़ की अपेक्षा करते हैं हमारी एमसीडी करेगी या दिल्ली सरकार करेगी, उनके लिए सब कुछ संभव नहीं। कुछ चीज़ें हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी भी, जब अगर हम बात करते हैं अपने अधिकारों की, तो अपनी जिम्मेदारी हमारी क्या है उसको भी महसूस करके उसके ऊपर अमल करना चाहिए, तभी संभव होगा। अदरवाइज ये एक सपना ही रहेगा, दुस्वप्न रहेगा। तो उससे हमें अपने को अलग करके उस पर पुनः कार्य करना चाहिए, ताकि पूरी रोहिणी और पूरी दिल्ली एक स्वच्छ बन सके और हमारे प्रधानमंत्री का सपना साकार हो सके। सर, आपका फेडरेशन और आप लोग बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी तन्मयता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। रोहिणी में 152 सोसाइटियां हैं जिसका आप लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुख्यतः समस्या सोसाइटियों की अलग अलग होती है, लेकिन एक सामान्य रूप से वो क्या समस्या है जो सरकार से संबंधित है, जिसके लिए आप लोग प्रयासरत रहते हैं? जो कॉमन इशूज है, वैसे हर सोसाइटी की इंडिविजुअल प्रॉब्लम, लेकिन कॉमन इशूज हैं क्योंकि हर सोसाइटी के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी कर दिया है, और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अच्छे खासे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए एक्चुअली हमारे विधायक जी ने पिछली बार भी कहा था कि हम जो विधायक फंड से हैं उसमें कुछ मदद करेंगे। दूसरा, इंटरनल डेवलपमेंट, अभी भी जो सोसाइटीज़ के पास बहुत ही लिमिटेड फंड्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस, उससे पूरे नहीं हो सकते, क्यों सोसाइटी सब 25-30 साल पुरानी हो गई। तो उनके अंदर रोड्स हैं, सीवरेज सिस्टम है। अफसोस ये है कि सीवरेज सिस्टम आज भी, अगर कोई सीवरेज ब्लॉक होता है तो उसको हमें अपने फंड से क्लीन कराना पड़ता है, जिसके ऊपर लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो मैंने एक्चुअली सरकार से आज से नहीं, करीब 10 साल 15 साल से निवेदन कर रहा हूँ कि इंटरनल सर्विसेज को आप टेक ओवर कर लो, ताकि सोसाइटी का मेंटेनेंस प्रॉपर रह सके। तो उसके बारे में सरकार का कहना ये था कि सोसाइटी ग्रुप हाउसिंग इट्स ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 57 है उसके अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर की जो जगह है उसको उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर, जिसकी वजह से ना यहाँ पर पार्षद का फंड लगता है, ना विधायक का फंड लगता था, और ना सांसद का फंड आज भी लग रहा है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन रहा है कि उस पॉलिसी में भी अगर किसी भी अमेंडमेंट की जरूरत है तो सरकार को करके सोसाइटी को इंटरनल मेंटेनेंस भी अपने हाथ में लेना चाहिए, जबकि सांसद को या विधायक को चुनने में हमारी भी उतनी भागीदारी होती जितनी बाकी नागरिकों को होती। तो हमारे साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, और उस सौतेले व्यवहार से किस तरह से अलग किया जाए, तो उसके बारे में सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए और सोसाइटी की समस्याओं को समाधान करना चाहिए। क्योंकि फंड्स की प्रॉब्लम हर सोसाइटी के पास है, जिससे ना वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है, ना ही आपका सोलर जो सिस्टम की बात कर रहे हैं वो लग सकता है। तो इस तरह की जो सरकार की योजना है वो पूरी तरह से सोसाइटियों के अंदर लागू नहीं की जा सकती जब तक सरकार कुछ चीज़ें अपने हाथ में लेके सोसाइटियों को फंड्स मुहैया नहीं कराए। सर, बीते दिनों काफ़ी पहले से ही क्षेत्रीय विधायक विजेंद्र गुप्ता जी ने लगभग सोसाइटियों में, मेरे ख्याल से कुछ शायद रह गया हो, वहाँ पे गेट का निर्माण के लिए और एक कम्युनिटी हॉल, जो रिक्रिएशन सेंटर जिसको कहेंगे, ओल्ड एज होम टाइप से, उसके लिए फंड जारी किया है। वो फंड कितना था और उससे सोसाइटियों को क्या लाभ मिला है, कितनी खूबसूरती बढ़ी है, और जो रह गए वंचित उनको भी देना चाहिए, तो कैसे क्या है? देखो, विजेंद्र गुप्ता जी ने एक्चुअली जब विधायक बने थे तो इन्होंने शुरू में 10 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन उसके बाद 2020 में जब कोरोना काल आया तो उसकी वजह से इनको फंड्स मिलना कम हो गए। इनको क्या, सभी को फंड्स कम मिले, जिसकी वजह से सारी सोसाइटियों के अंदर गार्ड रूम नहीं बना पाए थे, ना कम्युनिटी हॉल बना पाए थे, ना रोड्स बना पाए थे। अब इस बार विजेंद्र गुप्ता ने जरूर कहा हर सोसाइटी को 25 लाख रुपए देंगे मिनिमम। तो उम्मीद की जाती है कि
1 साल या 2 साल में सारी सोसाइटियों के जो छूटे हुए काम है विधायक फंड से पूरे हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ मेरी मांग ये विधायक के अलावा सांसद को बहुत अच्छे खासे फंड मिलते, उनका भी उपयोग सोसाइटियों के लिए करने की कोई नियम बनाना चाहिए, कोई योजना लाना चाहिए। अगर कानून में किसी संशोधन की जरूरत है वो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि कानून में संशोधन केंद्र सरकार करेगी। केंद्र के हमारे इस वक्त जो यहाँ से सांसद हैं चंदौलिया जी, तो वो शायद इस मुद्दे को अपने थ्रू पार्लियामेंट में रखें, उसके बारे में संशोधन आ सकता है। और आने के बाद मैंने जैसा कहा, अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है। 1 साल से ज़्यादा गुजर गया सांसद जी को बने, मैंने उस सांसद बनने से पहले मेमोरेंडम दिया तो उसके अंदर सारी समस्याओं का जिक्र किया था, लेकिन उस पर किसी समस्या पे आज तक कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि उसके ऊपर जो हमारा मेमोरेंडम था उसको हम दोबारा फिर देंगे, उस पर भी कार्य करके तो 5 साल का उनका टेन है और उसमें जो चीज़ें अभी तक नहीं हो पाए उनको पूरा करके वास्तव में एक अच्छा संदेश केंद्र सरकार को दें, जाके हमारे मोदी जी वास्तव में विश्वगुरु बने सके। सर, दिल्ली में जब भी यानी दिल्ली सरकार और एमसीडी और लोकसभा अलग सरकारें होती थी तो कई बार दोषारोपण होता था, काम को लेकर के खिंचाई होती थी, क्योंकि संबंधित विभाग के काम अलग अलग हैं। अभी काफी समय बाद दिल्ली में, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, और ट्रिपल इंजन की सरकार है, निगम में भी है, विधानसभा में भी है और लोकसभा में भी है, तो क्या इससे दिल्ली के विकास में रफ्तार पकड़ेगी? मैंने बताया इच्छा शक्ति मजबूत तो सब कुछ हो सकता है। 200 अरब फंड की बात जहाँ तक है, अब इनके पास कोई भी इस तरह के ग्राउंड नहीं बचे तो किसी को दोष देते। अब तो सब कुछ इनके हाथ में। अब इनको कोई भी कारगर योजना है उसको बना के इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से, सिर्फ कागजों पर योजना बनाने से कुछ नहीं होता। जब तक फील्ड में आके इनके सीनियर लीडर्स या अधिकारी खुद उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे तब तक समस्याएं एज इट इज बनी रहेंगी। किसी समस्या का पूर्ण रूपेण समाधान नहीं होता है और जो पब्लिक इमिटेशन है वो खत्म होके वास्तव में इच्छा शक्ति को मजबूत करके और अपनी कर्म भूमि समझ के उन पर तन मन धन से काम करना चाहिए। तो मैं समझता है समस्याएं इतनी जटिल नहीं है, ना इनके पास साधनों की कमी है, ना संसाधनों की कमी है, ना धन की कमी है। सिर्फ एक इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो और योजना बनने के बाद उसमें लगन से सारे लोग जो भी कंसर्न है काम करें, तो मैं समझता 5 साल के समय में जितनी समस्याएं कोऑपरेटिव की, सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। हमारे साथ थे डॉक्टर एस.एल. सागर जी, जिन्होंने दिल्ली और खासकर रोहिणी में जो सोसाइटियों की समस्याएं हैं, जो गंदगी है, जो शुद्ध पेयजल की समस्याएं हैं, प्रत्येक चीजों का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया और क्रमशः सुझाव के रूप में भी इन्होंने जवाब दिया और सरकार से दरख्वास्त भी किया इन्होंने कि अगर आपकी इच्छा शक्ति हो तो हर चीज संभव है, बशर्ते कहने की ठाने तो करने की भी ठाने। डॉक्टर साहब ने हमारे द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। इसी तरह बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकतंत्र की बुनियाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।